Hey guys, welcome to Avian IAS Academy. Myself Pooja, UGC नेट फैकल्टी हियर। तो आज पेपर 1 की हमारी क्वेश्चन सीरीज 2 है। लास्ट जो हमारी सीरीज थी उसमें हमने कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस करे थे जो जून 2020 के एग्जाम में आए थे। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड का आया था दैट वाज आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग प्रोसीजर्स इन विच यूनिट्स आर चोजन गिविंग एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। अब सैम्पलिंग के जो प्रोसीजर होते हैं आपके रिसर्च में दो टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड सेकंड आता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये आपने पढ़े होंगे रिसर्च में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहाँ पे आपके रैंडम सैंपल सिलेक्शन होता है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं लाइक रैंडम सैंपल सिलेक्शन, सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, थर्ड इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो ये कुछ सैम्पलिंग के टाइप होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको हम जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि वो सैम्पलिंग प्रोसीजर बताओ जिसमें से कि जितनी भी यूनिट चूज की जाती है उन सबका इक्वल चांस होता है और वो इंडिपेंडेंट होती है। तो ऑब्वियसली जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है जिसमें 1000 लोग हैं, उन 1000 में से हमें कोई भी 100 चाहिए हमारी सैम्पलिंग के, उनमें से हम किसी भी 100 को चूज कर ले रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो वो हमारा एक इक्वल चांस होगा सभी का कि एक बॉक्स है, लॉटरी बॉक्स है, उसमें से हमने किसी का भी नाम निकाले हो, कोई भी हो सकता है। बट अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है तो वहाँ पे प्री डिसाइडेड होता है कि हमें कुछ वहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया जाता है। यहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं होते, यहाँ पे बायसनेस के चांसेस होते हैं। तो इतना तो क्वेश्चन की इस लाइन से समझ आ गया कि इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस पूछा गया है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात की गई है। अब इसके ऑप्शंस पे अगर हम आए तो इसके ऑप्शंस में हमें दे रखे हैं 5 ऑप्शंस, जिसमें से सबसे पहला है कोटा सैम्पलिंग, सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, थर्ड इज डायमेंशनल, फोर्थ इज रैंडम सैंपल सिलेक्शन एंड लास्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब इन 5 ऑप्शंस में से कोई भी 3 ऑप्शंस हमें सिलेक्ट करने हैं। तो जब तक आपको इक्वल और इंडिपेंडेंट का समझ नहीं आता कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी, आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। बट यहाँ पे आपका डिसाइड हो गया कि आपकी सैम्पलिंग की जिसकी बात हो रही है दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब यहाँ से आपको 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं। कोटा इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड इज सैम्पलिंग फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, रैंडम सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है वो भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो यहाँ से आपके 3 ऑप्शन हो गए दैट इज बी, डी एंड ई। सो ये आपका इसका आंसर रहेगा, आंसर नंबर बी, डी एंड ई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था रिसर्च एप्टीट्यूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। स्टेप्स कई बार पूछे जाते हैं, रिसर्च के स्टेप्स भी पूछे जाते हैं। इसमें रिसर्च को साइंटिफिक मेथड लिख दिया है तो उसके स्टेप पूछे गए हैं। 5 स्टेप दे रखे हैं और उनको लाइन बाय लाइन लगाना है। सो फर्स्ट इज हाइपोथेसिस मेकिंग, सेकंड इज फैट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होता है उसको लिखा गया है। थर्ड लिखा आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस जो होता है ऑब्वियसली आपका लास्ट में होता है। एंड ई इज कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि डेटा कलेक्शन डेटा एनालिसिस से पहले होता है। तो जब आपने रिसर्च प्रोसेस पूरी पढ़ी भी होगी तो सीधा सीक्वेंस सिंपल दिया है, कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट करी गई है। तो सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करोगे, क्योंकि जब तक आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिसके बारे में आपको रिसर्च करना है तो आप रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकोगे। जब आपने मास्टर्स में भी थीसिस की होगी उस टाइम पे सबसे पहले आपने रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट किया होगा कि मेरे को इस बारे में रिसर्च करनी है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको किन किन प्रोसीजर के थ्रू जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रिसर्च डिजाइन होगा वो क्या होगा, वो
सैम्पलिंग मेथड उसका क्या होगा, डेटा कलेक्शन उसका कैसे होगा, सर्वे मेथड होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, वो आप चूज करोगे। उसके बाद वो करने के बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हो। आपने हाइपोथेसिस जो लेक्चर्स हुए थे रिसर्च के उसमें भी देखा होगा कि दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है, फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस एंड सेकेंड इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो आप एक नल हाइपोथेसिस बनाते हो और आपका थीसिस के एंड में आपका टारगेट ये रहता है कि आपको उसको रिजेक्ट करना है। सो थर्ड स्टेप विल बी फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। उसके बाद आता है आपका डेटा कलेक्शन। अगर आप सर्वे भी कर रहे हो या फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो अगर आप सर्वे करते हो फील्ड में जाओगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, और लास्ट में आएगा आपका डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालिसिस, और लास्ट में उसका इंटरप्रिटेशन करके समरी दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा स्टेप्स पूछे गए रिसर्च प्रोसेस के। Next question is, what are the characteristic features of quantitative research? क्वांटिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं। अब आपने जब टाइप ऑफ रिसर्च पढ़े थे उसमें आपने एक टाइप पढ़ा था क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च जो थी उसको इजी बताया था इन कंपैरिजन ऑफ क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटेटिव में आपको सिंपल कोई भी क्वांटिटी देखनी होती है, बट क्वालिटेटिव में आप क्वालिटी की बात करते हो। फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल रिसर्च इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पे हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इसके आपके 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट इज इट इज हाइपोथेटिक और डिडक्टिव, यानी कि ये डिडक्टिव होती है। सेकेंड ऑप्शन इज it is focused on natural settings. Third is it lays stress on generalization to the population characteristics. Generalization. मैं सबका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ पूरी लाइन लिखने की बजाय। Fourth is it emphasize on the numeric data from a large number of population. It focus on numeric data from large population. And fifth is it says that the literature review plays a minor role but justify the problem. कि जो review of literature होता है उसका माइनर रोल होता है, मतलब ज्यादा रोल नहीं होता है, एंड बट इट जस्टिफाई द प्रॉब्लम, और माइनर रोल प्ले करते हुए भी वो प्रॉब्लम को जस्टिफाई करता है। ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, डिडक्टिव और इंडक्टिव 2 अप्रोच होती है, जिसमें डिडक्टिव होता है जहाँ पे एक थियरी पहले से बनी हुई होती है, आपको थियरी नहीं बनानी होती, सिर्फ उसके बेसिस पे काम करना होता है। और एक होता है आपका इंडक्टिव, जहां पे आपको थियरी तक जाना होता है, मतलब एक नई प्रॉब्लम से थियरी तक पहुंचना होता है, वो होती है आपकी इंडक्टिव अप्रोच। अब जहां पे क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाती है तो क्वालिटेटिव आती है आपकी इंडक्टिव अप्रोच में, बट जो क्वांटिटेटिव आती है वो आपकी डिडक्टिव अप्रोच में, जहां पे थियरी आपकी पहले से बनी होती है। जब आपने डिडक्टिव और इंडक्टिव मैंने पूरा डीप में भी एक लेक्चर में करवाया था, कुछ बहुत सारी चीजें होती है स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन, अननोन टू नोन, तो उसमें ये डिडक्टिव में होगा। सेकेंड इज नेचुरल सेटिंग, क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होता है वो नेचुरल सेटिंग में नहीं किया जाता है। थर्ड इज जनरलाइजेशन, ऑब्वियसली मैंने पूरा पॉइंट लिखने की बजाय सिर्फ जनरलाइजेशन इसीलिए लिखा था ताकि वो डिडक्टिव को रिजेंबल कर सके, क्योंकि जनरलाइजेशन का मतलब है थियरी की बात की गई है। तो फर्स्ट, थर्ड, नेक्स्ट इज न्यूमेरिक डाटा, तो ऑब्वियसली क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात की जा रही है तो यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा की बात की जाएगी। तो जो 3 आंसर, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर का माइनर रोल नहीं होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मेजर रोल होता है यहाँ पे। तो इसके 3 ऑप्शन जो होंगे वो होंगे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इट शुड बी डिडक्टिव, देयर विल बी जनरलाइजेशन एंड न्यूमेरिक डेटा होगा जो लार्ज पॉपुलेशन को डिपिक्ट करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च का है, next question is the research method which focus on establishing the causal relationship। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। causal relationship,
जहां पे भी कोजल रिलेशनशिप की बात आ जाती है मतलब वो डायरेक्टली आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ऑप्शंस तक जाना ही नहीं है। कोजल रिलेशनशिप की बात आ गई मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बट फिर भी हम देख लेते हैं, रिसर्च मेथड विच फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग द कोज एंड रिलेशनशिप विद कंट्रोल अमंग वेरिएबल्स दैट इज इंडिपेंडेंट, मॉडरेट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। अब क्वेश्चन में बात की गई कोज रिलेशनशिप, अगर इतना भी हिंट नहीं समझ आया तो उसके बाद इन्होंने वेरिएबल भी दे रखे हैं, उससे क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल हो गया। वेरिएबल में आपका डिपेंडेंट, मॉडरेट दैट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल, मॉडरेट को आप इंटरवीनिंग वेरिएबल भी बोल सकते हो, एंड इंडिपेंडेंट, इन तीनों वेरिएबल की भी बात की गई है। और ऑब्वियसली ये चीजें सारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है। और जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, दैट इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो कोई डाउट ही नहीं है एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा इसका। हाँ, अगर एक्सपेरिमेंटल के साथ क्वेजी एक्सपेरिमेंटल भी लिखा होता तो उस टाइम पे आपको सैम्पलिंग पे ध्यान देना होता है कि रैंडम सैंपल सिलेक्शन है या फिर रैंडम सैंपल सिलेक्शन नहीं है। अदरवाइज इसके ऑप्शन सारे के सारे सिंपल हैं। तो जहां पे भी कोज एंड रिलेशनशिप की बात होती है वो डायरेक्ट आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं एंड हमें चूज करनी है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, क्वालिटेटिव रिसर्च एम्फसाइज पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव एंड यूजेस एन एम्पेरिको इंडक्टिव अप्रोच। कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी है बट उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो एम्फसाइज करती है इंडक्टिव अप्रोच को। और लास्ट से लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसी में ये बात बताई थी। इसी एग्जाम में सेम इंडक्टिव और डिडक्टिव के दो क्वेश्चन आ गए। उसमें पूछा गया था क्वांटिटेटिव का डिडक्टिव से, इसमें इन्होंने बोला है क्वालिटेटिव में इंडक्टिव अप्रोच यूज होती है। तो ऑब्वियसली ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकेंड स्टेटमेंट इज, इन द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट इट इज नीदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल टू यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिगम। कि अगर कोई एक ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ पे ना तो पॉसिबल है ना ही ज़रूरत होती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च पैराडिगम को यूज करने की, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि ऐसा कहीं भी कंपल्शन नहीं है और ना ही ऐसा होता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप क्वालिटेटिव कर रहे हो तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च से लेनी पड़ सकती हैं, और सेम वाइस वर्सा अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो उसमें भी कई बार आपको क्वालिटेटिव पैराडिगम की अप्रोच लेनी पड़ सकती है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो रिसर्च का आया था। तो नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन सीरीज होगी वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ लीजिएगा। सबसे मेन जो रिसर्च में इंडक्टिव डिडक्टिव बार बार पूछा जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से बार बार क्वेश्चन आते हैं आएंगे। इस वाले जो हमारा एग्जाम है 2020 वाला उसमें एक्शन और अप्लाइड रिसर्च का क्वेश्चन नहीं है, बट 99% एक्शन और अप्लाइड रिसर्च से भी क्वेश्चन आता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय।